Hello everyone, Sahil here. I welcome you all to the virtual school, a new way of learning and teaching with the vision of let's grow together. Today we are going to talk about modern Indian political thoughts of महात्मा गांधी. आज हम महात्मा गांधी के विचारों के बारे में बात करेंगे. महात्मा गांधी was not a political thinker in the true sense. मतलब महात्मा गांधी ने कुछ ऐसा पॉलिटिकल करियर नहीं रहा है उनका. So he was the philosopher in his own life, और he studied his education in the barrister kind of thing. It means he was lawyer. He was in the field of law. So his ideas are contained in his autobiography, The Study of My Experiments with Truth, Hind Swaraj, Young India, Harijan and नवजीवन. उन्होंने अपनी जो फिलॉसफी है उसका कंट्रीब्यूशन उन्होंने जो किया है उनकी ऑटोबायोग्राफी में किया है. ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ फिलॉसफी की पढ़ाई की थी, नहीं. तो उन्होंने कुछ बुक्स लिखे थे और ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जो स्टडी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन एंड नवजीवन. During his job in South Africa, he observed the worst type of racial discrimination against the non-whites. जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे उनके पढ़ाई के बाद, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, और वो जो ब्लैक लोग हैं जैसे कहते हैं कि उनको नॉन वाइट्स. सो उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया. गांधी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रामायणा, महाभारता, बाइबल, रस्किन, डेविड, देन थोरेव, लियो टोल्स्टॉय. सो जो वर्ल्ड फिलोसोफर थे, दुनिया में फेमस थे, उनसे गांधी जी इंस्पायर हुए थे और उन्होंने उनसे सीख ली और वो अपने अंदर पहले इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. उसके बाद उन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया. मतलब पीस ऑफ द वर्ल्ड, द टर्म he described or presented in front of the world, peace in the world, शांति संदेश उन्होंने दुनिया को दिया. He laid greatly emphasis on the non-violence. उन्होंने जो ज़्यादातर फोकस किया था वो नॉन वायलेंस, अहिंसा के ऊपर फोकस किया था. वो नहीं चाहते थे कि कहीं वार हो या किसी में फाइट हो, ये नहीं चाहते थे. वो सब चाहते थे कि बातों से हर चीज़ को सुलझाया जा सकता है. इसीलिए उन्होंने ज़्यादा करके फोकस किसके ऊपर किया था कि नॉन वायलेंस. अगर आप कुछ डिमांड करना है तो आप जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि जाके फाइट करेंगे. दंगा फसाद का उनसे पूरा नफरत था. Non-violence or ahimsa, he did not only avoidance of violence but also avoidance of injury through thoughts और words of deeds. मतलब इनका कहना था कि नॉन वायलेंस का मतलब यही नहीं कि आप जाके फाइट नहीं करो. तो किसी ने अगर किसी को बोल दिया कुछ वर्ड्स, लाइक किसी ने किसी को इंसल्ट किया, तो ये भी एक नॉन वायलेंस है, उनका कहना था. इसी की वजह से इनके जो थॉट ऑफ प्रोसेस था वो सबसे अलग था. उन्होंने अपने लाइफ में खुद एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, तब उन्होंने उसी को जाके दुनिया के सामने रखा. ऐसा नहीं कि किसी ने किताब पढ़े, घर में बैठे के किताब पढ़ रहे और दुनिया को जाके बता रहे, ऐसा नहीं था. उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया और उसी का आउटकम है ये. सो टाइम्स ऑफ जो टाइम मैगजीन है वो यूएसए का एक प्रोमिनेंट मैगजीन है, उसी में उनका नाम आया था और फोटो भी आया था फ्रंट पेज पे किसी का फोटो आना मतलब बहुत बड़ी बात है इन द ईयर ऑफ 1930.
उसके बाद देखते हैं गांधी जी का नेक्स्ट पड़ाव क्या था। गांधी ऑन सत्याग्रह। The doctrine was based on soul force and stood for the vindication of truth by inflicting suffering on the opponent but on one's own self। मतलब इनका कहना था कि अगर आपको कुछ चाहिए और वो सच है और ट्रूथ है तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। It means was based on the soul force and stood for the vindication of truth, not by inflicting suffering of the opponent, but on one's own self। मतलब उन्होंने यही कहने का कोशिश किया है कि सत्य का आपको साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य के साथ चलो तब आपको हर चीज मिलेगी, मतलब जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं। 4 टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह। इन्होंने कुछ टेक्निक्स बताए थे कि अगर सत्याग्रह आपको करना है किसके लिए, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू डू और यू हैव टू फॉलो दिस सम टेक्निक्स लाइक नॉन कोऑपरेशन। जैसे कि दिस वाज टूल ही यूज्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, लाइक नो कोऑपरेशन विद ब्रिटिशर्स। सिविल डिसओबीडियंस, मतलब इन पब्लिक उन्होंने सरकार के साथ मतलब कोऑपरेट नहीं करना। और फास्टिंग, उन्होंने प्रोटेस्ट करना। देन खिलाफत, मतलब कि जहाँ पर अगर क्या बोलते हैं उसको तख्ता पलट और सीधा जाके अटैक मतलब कि इनडायरेक्टली सीधा गवर्नमेंट को चेंज करना, जो पार्टी पावर में है उस पार्टी को गिराना, जैसे कि उन्होंने किया कि ब्रिटिशर को भगा दिया यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं मीन्स एंड एंड। मतलब अगर उनका कहना था कि हर एक आदमी क्या चाहता है लाइफ में, दो वक्त की रोटी और इसके अलावा क्या चाहता है, 2 वक्त की रोटी और सोने के लिए मकान और अपने वजन को ढकने के लिए थोड़ा कपड़ा। तो गांधी रिगार्डेड द मीन्स एज मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड। मतलब आउटकम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मीन्स। मतलब अगर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि मीन्स मतलब सीड है और एंड मतलब ट्री है। सो मीन्स एज मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड। दोनों चीजें बहुत जरूरी भी है कहा है उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि अगर पेड़ लगाओगे मतलब सीड बो दोगे, इफ यू सो द सीड देन यू विल बी एबल टू सी द ट्री। अगर आप कुछ बोओगे तो कुछ पाओगे, नहीं तो पूरा खो दोगे। ही सेड इफ यू टेक केयर ऑफ द मीन्स द एंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मतलब आपके पास अगर बेसिक चीजें है तो आप नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उनका और एक कहना था कि स्वदेशी मूवमेंट अप्लाई टू रिलीजन्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर। स्वदेशी मतलब whatever is available in your own country, accept it and try to avoid the things coming from out of India or out of country, because he was against the Britishers or other countries things are coming like importing and all. So he divided all those things into 3 parts like religion, economic and political sphere. In religious sphere,
फॉलोइंग वंस हेरिडेटरी रिलीजन। उनका कहना था कि अपने कंट्री में जो रिलीजन है उसी को फॉलो करो, जो बाहर से आके जो कोई रिलीजन फैला रहे उनके बहाव में नहीं आना है। सो यू हैव टू फॉलो योर ओन रिलीजन। इकोनॉमिक्स स्पेयर यूज ओनली दोज गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इमीडिएट नेबर। उनका ये भी कहना था कि आपके कंट्री में जो प्रोड्यूस होता है उसी को एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज आपके नेबरिंग कंट्रीज में जो होता है उसी को अडॉप्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके रिलेशंस बने रहेंगे, क्योंकि इमीडिएट नेबर is your immediate enemy as well, but you can have good cooperation with them। आप उनके साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हो, क्योंकि आपका फ्रेंड भी है और आपका एनिमी भी है जो नज़दीक वाले हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, देन म्यांमार, मालदीव्स, भूटान, चाइना, those are the neighboring countries। Pakistan is your enemy, is a lifetime enemy now। You cannot predict anything from or can expect anything from the Pakistan। So his idea of Swadeshi was help each other and go together। Political sphere, adoption of the traditional Indian political institutions। So as per the tradition, whatever political parties are available in India, so accept them or involve into them and try to avoid the political parties like CPI, which came from the China or evolved in China। So try to avoid them and be with the Indian political institutions, because during the freedom fight or independence, all people, हम सब एक साथ लड़े थे, एक साथ ब्रिटिश को फाइट किए थे। तो उस टाइम पे तो कोई और रिलीजन तो नहीं था अपने, और कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी तो अपने इंडिया में नहीं थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो हमने एक साथ एकजुट रहना चाहिए, नहीं तो जैसे कि 200 साल पहले ब्रिटिश वापस इंडिया में आए थे, वैसे कोई और कंट्री आके हमारे ऊपर रूल ना करे। यही उनका कहने का मतलब है। नाउ विल सी गांधीज थॉट ऑन एजुकेशन। गांधी का जो विचार है वो एजुकेशन पे ऊपर क्या कहता है। Scheme of education, Gandhi strongly opposed to English system of education because it was the fruit of the Britishers। So इनका जो इंग्लिश सिस्टम एजुकेशन का है उसके ऊपर का पूरा विरोध था। His scheme of education laid emphasis on all-round development of the child। मतलब उनका कहना था कि किसी को एक चीज के बारे में एजुकेशन देना सही नहीं है, उनको हर चीज के बारे में बताइए। जैसे कि हमारे यहाँ अभी का न्यू ट्रेंड क्या हो रहा है कि अगर किसी को अंग्रेजी और इंग्लिश आती है तो बहुत होशियार है, लेकिन बाकी की कुछ नॉलेज ही नहीं है। उसको मदर टंग जो है यहाँ पर उसका पैदा हुआ वहाँ का नॉलेज उसको है ही नहीं है। तो डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। उनका कहना था कि अगर किसी को डेवलप करना है चाइल्ड को, तो उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट करिए। उसको बॉडी, देन उसका माइंड और उसका स्पिरिट जो है वो हर चीज़ डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसका मोरल डेवलपमेंट इज लव टुवर्ड्स हिज नेशन, लव टुवर्ड्स हिज एल्डरली पीपल, लव टुवर्ड्स द citizen of his own country, like that। Because people are studying in India and migrating towards the other countries like USA, UK, Canada, because there are many reasons। उसकी बहुत सारे कारण है, लेकिन गांधी जी का कहना था कि अगर कोई चिल्ड्रन जब ही इज एट द ग्रोइंग स्टेज, इफ यू आर टीचिंग हिम everything about your country,
the history of the country, then quality of the country, then geography of the country, then ethics, morals. अगर ये सब कुछ सबके बारे में अगर उसको बताया तो एक अच्छा सिटीजन बन सकता है, वो वेल डेवलप्ड सिटीजन बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज में एक्सपर्ट है और किसी का मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको अडॉप्ट कर दिया और उसको हायर कर दिया, तो ही विल बी ओनली इन द ऑन द मशीन ऑफ अर्निंग मनी, but he will not think about the country, he will not think about his even at his own family or own parents, so he'll be on the different world. The basic education which was economically self supporting, कि गांधी जी का कहना था कि उसको बेसिक एजुकेशन दीजिए जो इकोनॉमिकली सेल्फ सपोर्टिंग, मतलब वो बोलते हैं ना कि लर्न वाइल अर्न और अर्न वाइल लर्न, काम करते करते सीखिए और सीखते सीखते कमाइए। तो ही विल बी ऐसे, अगर कोई बंदा काम करते करते अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको उसकी वैल्यू रहेगी, उसको समझ पाएगा कि कितना उसको स्पेंड करना है, उसको कितना सेविंग करना है। नहीं तो पापा जी है, मम्मी जी है, पैसा दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने मजे हो रहे, कोई कुछ जान नहीं पाएगा। The expense for the maintenance of the scheme were to be made from the income from the handicraft produced by the students. ये इतनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो इनका एजुकेशन का, शिक्षा का जो खर्चा है, वो जो बच्चों ने हैंडीक्राफ्ट में जो काम किया है, उनका जो प्रोड्यूस से जो इनकम आया हुआ है, उसी से होना चाहिए, तभी ये स्कीम सफल होगी। उन्होंने एक थॉट कहा है, इफ वी आर टू टीच रियल पीस इन द वर्ल्ड एंड इफ वी आर टू कैरी ऑन अ रियल वॉर अगेंस्ट वॉर, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। उनका कहना है कि अगर दुनिया में शांति चाहते हैं और दुनिया में वार ना हो, तो हमने सब कुछ बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो ऐसा होता है कि एक मिट्टी का गोला होता है, इज दी लाइक मड, वी कैन शेप एज वॉट एवर यू वांट, बट वंस ही ग्रो वी कैनॉट ट्रीट हिम और वी कैनॉट मोल्ड हिम। सो एट द एज ऑफ 5 to 15, this is the age we can mold him, we can mold him, we can make him bold. So गांधी जी का कहना वही है कि हमने बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए और हम बच्चों को एडुकेट करेंगे तभी हम एक अच्छा सिटीजन तैयार कर पाएंगे, who will contribute to the nation building, जो हमें आगे चल के पूरे लाइफ लॉन्ग इंस्पायर करेगा और सर्विस देगा। गांधीज नेक्स्ट थॉट इज ऑन दिस स्टेट। गांधी जी का जो स्टेट, अभी हम लोग जैसे सेंटर है, स्टेट है, इन चीजों के बारे में उनका क्या कहना है। गांधी वॉज अपोज टू प्रेजेंट स्टेट बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन फोर्स एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी विच वॉज हार्मफुल फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम। मतलब गांधी जी का कहना वही था कि जो स्टेट सिस्टम बनाया हुआ है, पहले तो उन्होंने कहा था कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए। तो क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे विल इम्पोज मेनी रूल्स और रेगुलेशंस ऑन द इंडिविजुअल और सोसाइटी और कम्युनिटी। यू कैन नॉट डू लाइक दैट, देयर विल बी लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच विल बी देयर, बट यू कैन नॉट talk anything whatever you want, you cannot do any whatever you want, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको रूल्स के और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कुछ आपको रूल्स दिए उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। He preferred ideal state based on non-violence where individual would have maximum independence.
He preferred ideal state based on the non-violence where individual would have maximum independence. उन्होंने कहा कि non-violence होना चाहिए, violence के बेस पे कुछ भी चीजें नहीं होनी चाहिए. Gandhi insisted that the citizens should refuse to cooperate with the laws, which were immoral and not good for the common people. उनका कहना था कि अगर कोई ऐसा रूल बनाया हुआ है और वो सिटीजन्स के खिलाफ है, उनके बेनिफिट के लिए नहीं है, तो हम खुले तौर पे उसी का अपोज कर सकते हैं, उसको विरोध कर सकते हैं. जैसे कि अभी पंजाब में और हरियाणा बॉर्डर पे जो फार्मर्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 नए रूल्स लाए हैं उसके खिलाफ, अभी कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो उनका कहना था कि अगर कोई रूल्स है वो अगर आपके खिलाफ है, आपके राइट्स के खिलाफ है, तो आप उसको अपोज कर सकते हैं. Feature of ideal state which will emphasize on duties rather than the rights. तो उन्होंने यही कहा है कि अगर किसी भी स्टेट का भविष्य कहाँ पर निर्भर करता है, तो ड्यूटीज व्हाट यू ऑट टू बी डू, मतलब आप क्या करते हैं देश के लिए, वो आपके लिए एक फ्यूचर का मतलब नेशनल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, नहीं कि राइट्स में. आप वो बोलोगे कि मेरा ये राइट है, मेरा वो राइट है, नहीं. आपकी ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज आपकी अच्छी होनी चाहिए. आप सेल्फलेस सर्विस आपको देना चाहिए, तब आप एक कैन बिल्ड ए ग्रेट नेशन इन द वर्ल्ड. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. मतलब आपने, उन्होंने कहना का मतलब है कि ऐसे जियो कि कल आप मरने वाले हो, और ऐसा कुछ सीखो, ऐसे सीखो कि आप कभी मरने वाले ही नहीं हो. मतलब उनका कहना है कि आपने ज़्यादा करके एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, पढ़ो और आगे बढ़ो. यू हैव टू लर्न मेनी थिंग्स. आपने बहुत सारी पढ़ाई करनी है. उनके और भी कुछ थॉट्स है, उसके बारे में हम देखेंगे. 2-3 और बचे हुए हैं. Gandhi pleaded for decentralization of authority both in the political and economic sphere. मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जैसे कि सेंटर है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है. तो उनका कहना यही है कि आप लोकल सिटीजन्स को थोड़ा एम्पावर करिए, उनको थोड़ा फ्रीडम दीजिए. लेट देम lead their own government with the help of center and state. The decentralized society of Gandhi was non-violent in nature, and there was no place for military and police as well as no law courts. इनका जो आइडिया था सोसाइटी ऑफ नॉन वायलेंट और स्टेट ऑफ नॉन वायलेंट, जहाँ पर पुलिस नहीं होना चाहिए, मिलिट्री फोर्स नहीं होना चाहिए और कोर्ट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका है. कि ये जब तीनों चीज़ें अभी जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ पर पुलिस है, मिलिट्री है, मिलिट्री अभी फिलहाल इतने लोकल गवर्नमेंट में और इंडियन पॉलिटिक्स में इतनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वैसे ही उनका कहना था कि इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए. इन द इकोनॉमिक स्फीयर, decentralization implied replacement of large scale industry by cottage industry. इन्होंने इनकी पूरी जिंदगी, और पूरी नहीं बोल सकते, लेकिन इनकी जिंदगी इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर
फोर्स किया। उनका कहना था कि कॉटेज मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग खादी, वो उसी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी देखो कपड़ा है, बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए इंडिया वाज दी मैनचेस्टर ऑफ एशिया। मतलब इंडिया वाज लीडिंग नेशन इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। सो उसी को हमने, क्योंकि हम लोग यहाँ से अगर 1 kg कॉटन बेचते हैं, जिसका प्राइस हो सकता है कि 100 to 100 रुपीज़, लेकिन जब उसी का जब टी शर्ट और कोई शर्ट बन के कपड़ा बन के वापस आता है, तो उसको हमें 1000 रुपीज़ में और 1000 2,000 रुपीज़ में उसको परचेज करना पड़ता है। उसी बात उन्होंने समझा, क्योंकि जब ब्रिटिश लोगों ने हमें लूटा था, इंडिया से पूरा रॉ मटेरियल लेके जाते थे इंग्लैंड में, वहाँ पे उसी का अच्छा प्रोडक्ट बनाते थे, दुनिया भर बेचते थे और इंडिया को भी बेचते थे, मतलब उनको डबल प्रॉफिट था। तो उसी बात को गांधी जी ने अच्छी तरह से समझा था कि अपने पास हर एक रिसोर्सेस है, उसी को हमें अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए और खादी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। खादी मेंटालिटी मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। कितनी अच्छी बात बोली है। Gandhi's thought on property. Gandhi insisted that an individual should possess only as much property which was essential for the day-to-day life. ये तो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। गांधी जी ने क्या कहा है कि उतनी ही प्रॉपर्टी अपने पास रखो जितनी आपको ज़रूरत है, जैसे कि डे टू डे लाइफ के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए और लिविंग के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो करोड़ों रुपए कमा के रखे बैंक में पड़े हुए हैं लेकिन किसी के यूज़ के लिए नहीं है। तो आजकल के ज़माने में सही बात है, बड़े बड़े लोग हैं जो कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी तो उनके पास बहुत पड़ी हुई है। तो इलीगली जो प्रॉपर्टी उन्होंने कमाई है और लीगली भी कमाई है, तो उसका एक लिमिट सेट होना चाहिए कि इतना आप कमा सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर कुछ है तो आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। यू कैन डोनेट टू ट्रस्ट और एनी ओल्ड एज होम्स और एनी NGO. We should donate or poor people, those who are living in the village areas or suburban areas, or like handicapped people, physically disabled people, or childrens or orphans, like that we should donate it. हमें उनको डोनेट करना चाहिए। He was against the unnecessary accumulation of the wealth or goods. उनका मतलब पूरा तरह से अपोज था कि अननेसेसरी कुछ चीज़ें हमने मतलब 10-15 बिल्डिंग बना के रखी है, 10-15 गाड़ी है, 20-25 बंगले है और स्विस बैंक में अकाउंट है, हर हफ्ते आप अगर हर महीने अगर आप वर्ल्ड टूर करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर एक at one certain time or certain level you're satisfied, yeah, I have enough and I want to give up or I want to donate, like Bill Gates and Melinda, how they did, they earn lot but they donated. The eradication of polio in India, behind that the big hand is of the Bill Gates and Melinda Foundation. उनकी वजह से हम पोलियो से मुक्त हो पाए। इतना आसान नहीं था। वो आए इंडिया में, उन्होंने फाउंडेशन बनाया, पूरे पैसों का उन्होंने हेल्प किया। बिल गेट्स पूरी दुनिया का अमीर आदमी था, तो उन्होंने क्या किया, जो पैसा वो बनाया था वो चेयरमैन पोस्ट से उन्होंने स्टेप डाउन किया, उन्होंने एक फाउंडेशन चलाया। उन्होंने साउथ अफ्रीका में काम किया, इंडिया में काम किया, बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, वो हमने अर्न करना चाहिए। जब हम सेटिस्फाई हो जाए और कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है और अपकमिंग लाइफ और रिमेनिंग लाइफ वी कैन सर्वाइव ऑन दिस आवर असेट और आवर बैलेंस एंड रेस्ट ऑफ द मनी वी कैन डोनेट टू द पुअर पीपल और नीडी पीपल। Gandhi was not in favor of the use
use of force or taking away surplus wealth from the rich for the benefit of the poor। मतलब उन्होंने एक तरह से कह दिया कि मैं इस मत का व्यक्ति नहीं हूँ कि जहाँ पर समझो कि अगर अंबानी के पास करोड़ों रुपए है तो पुलिस वाले भेज दो और मिलिट्री वाले भेज दो और उनसे पैसा छीन के ले लो, ऐसा नहीं। तो उनका कहना था कि मेंटली उनको हमने प्रिपेयर करना चाहिए, कि उनको बोलना चाहिए कि और उन्होंने समझना चाहिए हाँ कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं पुअर लोगों को डोनेट कर सकता हूँ। जैसे कि उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से उनकी तरफ से वो दुनिया को एक हेल्प की तरफ से आगे बढ़ रहे हो। तो हर एक ने ऐसे आगे आना चाहिए। जैसे कि अजित प्रेमजी फाउंडेशन है, इन्फोसिस फाउंडेशन है, ये जो कंपनी है कैसी थी, वो शुरुआत में सब कुछ उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने उनको डेवलप किया, बिल्डअप किया, तब अब उनके पास इतना पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो उसी को उन्होंने लोगों को और लोगों को हेल्प करना चाहिए कि वो भी ऐसे अच्छे बने, बड़े बने। इट मीन्स लेट्स ग्रो टुगेदर। गांधी जी को बहुत सारे लोगों ने भी विरोध किया था, क्रिटिसाइज किया था। गांधी स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकेबल। मतलब उनका कहना जो उनकी थॉट्स थे, उन्होंने जो थॉट्स अपने रखे दुनिया के सामने कि स्टेटलेस और क्लासलेस, कोई क्लास नहीं होना चाहिए, कोई स्टेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब वर्ल्ड इज अवर होम। हमारे पास ऐसे कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए, कोई कास्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। लेकिन एज पर दी करंट सिनेरियो और एट that time also it was not possible at all, because entire world is divided throughout geography, environment, then in people, then thoughts of the people and the culture of the people, living style of the people, then the economic status of the people. Some countries are rich, some countries are poor. So stateless and classless was not possible, because some people are they are very greedy in terms of the acquiring power, acquiring money. So ऐसा कुछ possible नहीं था। So Gandhi's preference for the cottage industries was a retrograde step। और उनका जो कॉटेज इंडस्ट्री के तरफ से जो उनका एक कहना मतलब विचार था, वो भी एक इतना आसान नहीं था कि हर एक कोई एक्सेप्ट करे। गांधीज व्यूज रिगार्डिंग द प्राइमेसी ऑफ मीन्स ओवर द एंड्स इज आल्सो नॉट इन कीपिंग विद द मॉडर्न ट्रेंड। मतलब जो गांधी जी ने जो थॉट रखा था एंड्स एंड मीन्स का, तो वो भी अभी के हिसाब से इतना रिलायबल नहीं था। सो फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। उन्होंने क्या, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सारा क्रिटिसिज्म होने के बाद, despite the criticism, it cannot be denied that the ideals advocated by the Gandhi are worthy of emulation and can greatly contribute to the saving of the civilization from its complete collapse। मतलब इतना सब कुछ क्रिटिसिज्म होने के बाद भी गांधी जी के जो थॉट्स है, मतलब उनके जो विचार है, वो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए काफ़ी है, और हम उनको उस चीज़ को डिनाइड नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।